everyone. Hi, how are you all doing? I hope you all are doing good. तो हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया है और अभी तक हमने 3 लेक्चर्स दे दिए हैं. दिस इज द 4th लेक्चर दैट आई एम गिविंग यू ऑल फॉर चैप्टर नंबर 5 ऑफ बीसीके. और जो पुराने लेक्चर्स, ये हमारा लास्ट लेक्चर है और हमारा ये चैप्टर फिर खत्म हो जाएगा. आई होप आपने मेरे पुराने लेक्चर्स देखे होंगे और आई होप आपको मेरी ये एफर्ट्स अच्छी लग रही होंगी. इन केस आपको कोई भी डाउट है तो यू नो वे टू कमेंट. आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं. और जिसने भी मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, काइंडली प्लीज वो चैनल ज्वाइन कीजिए. लिंक आपके डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है. और जिसने आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे कोई भी नए लेक्चर्स अगर आते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए. थैंक यू सो मच. बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन विद चैप्टर नंबर 5 फॉर द लास्ट क्लास. दिस इज द लास्ट क्लास टुडे. लेट अस बिगिन. ओके, तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सीसीआई, दैट इज कंपटीशन. नोट्स बनाते रहेंगे क्लास के बीच में. आपको पता ही है, जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैं क्लास में ही नोट्स देती हूँ. और जिनको पता है, यू ऑल नो व्हाट टू डू. तो मेरे साथ साथ नोट्स बनाएंगे या फिर वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बनाएंगे, लेकिन प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा जो भी मैं आपको समझा रही हूं. क्लियर? चलो, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये जो एक्ट है ना, ये जो आपका ये रेगुलेटरी बॉडी है ना, ये क्यों बनाया गया था? ये इसीलिए बनाया गया था क्योंकि आपके, अगर सपोज आज आप सब बच्चे क्यों पढ़ाई कर रहे हो? बिकॉज आपको पता है कि आपसे बेहतर कोई है जो पास कर सकता है एग्जाम में और फिर आपको उसकी सीट नहीं मिलेगी. राइट? यही तो बात है ना. तभी आप सब पढ़ाई कर रहे हो क्योंकि आपको पता है कि अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो कोई और आपसे आगे निकल आएगा. तो आपका जो पोटेंशियल है वो कब बाहर आएगा, वो कब आप अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे? व्हेन यू कम आउट ऑफ योर शेल. जब आप अपने एफर्ट्स, फुल एफर्ट्स लगाओगे, जब आप बहुत अच्छा करने की कोशिश करोगे. और वो तभी पॉसिबल है जब आपके आसपास कंपटीशन हो. आप कभी भी खुद से अपने लिए अच्छा करने की कोशिश नहीं करोगे. जब आपको ये पता पड़ेगा कि नहीं, अगर मैंने नहीं किया तो कोई और कर लेगा, तभी आप क्या करते हो? आप अपने शेल से बाहर निकलते हो, आप अपने बेस्ट देने की कोशिश करते हो और उसी को हम क्या कहते हैं? कंपटीशन कहते हैं. तो आपको पता है कि कंपटीशन से बेनिफिट्स कितने सारे हैं. कि जो इंसान लेड बैक होगा, जो इंसान एफर्ट्स नहीं डालना चाहेगा, जो चाहेगा नहीं कि नहीं, छोड़ देते हैं, रहने देते हैं, ऐसे एटीट्यूड को खत्म करता है आपका कंपटीशन. क्योंकि अगर आपने नहीं किया तो कोई और करेगा. राइट? यही एटीट्यूड को तो चेंज करता है कंपटीशन. तो कंपटीशन आपका क्यों बनाया गया, ये क्यों आया है, इसका क्या बेनिफिट है, क्यों हमको एक कंपटीशन कमीशन रखना पड़ा? कि ताकि आपस में कोई प्रॉब्लम्स ना हो. इतने सारे बिजनेसमैन हैं, सारे बिजनेसमैन एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं, तो कंपटीशन फेयर तरीके से हो, कंपटीशन करते वक्त कोई अनफेयर एडवांटेज ना ले ले. ये सारी चीजों को ध्यान रखने के लिए, ये सारी चीजों को रेगुलेट करने के लिए आपका ये कमीशन आया है. समझ में आया आपको? तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया. सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिखने वाले हैं? बेनिफिट्स लिखने वाले हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, इसको लाया क्यों गया था. क्लियर? तो प्लीज मेरे साथ साथ लिखिएगा. आई होप मेरी हैंडराइटिंग को प्लीज इग्नोर कीजिए बिकॉज सीरियसली आई कैन नॉट इंप्रूव माई हैंडराइटिंग राइट नाउ. वो उम्र चली गई मेरी. नाउ सबसे पहला आप क्या लिखोगे? इनोवेशन के लिए आता है. किस लिए आता है? कंपटीशन से क्या होता है? ये आपका इनोवेशन को इनहैंस करता है, इनकरेज करता है. तो क्या लिखोगे? इनोवेशन को इनकरेज करता है. नंबर बी आप क्या लिखोगे? ये आपकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है. तो क्या हो गया? ये इंक्रीजेस योर एफिशिएंसी. समझ में आई आपको? ठीक है ना? फिर क्या लिखोगे? नंबर सी लिखोगे कि क्वालिटी को इंप्रूव करता है. तो इंप्रूव्स योर क्वालिटी. अगर कंपटीशन नहीं होगा तो क्या आपका क्वालिटी आप इंप्रूव करने का सोचोगे? अभी मैं क्लासेस ले रही हूं, अगर सिर्फ मैं ही एक टीचर हूं, सिर्फ मैं ही एक सब्जेक्ट, एक लौती टीचर हूं जो आपको पढ़ा सकती है, तो क्या मैं डिफरेंट टाइप्स के नोट्स बना के लाऊंगी? क्या मैं डिफरेंट तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी? नहीं. जैसा मुझे अच्छा लगेगा वैसा मैं करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि देयर आर लॉट ऑफ टीचर्स जो आपको नए नए इनोवेटिव स्टाइल्स में पढ़ा सकते हैं. तो मुझे भी वैसा ही वर्क करना पड़ेगा, वैसा ही एफर्ट्स डालने पड़ेंगे ताकि आपको मेरे पास आके पढ़ने में ज्यादा कंफर्टेबल और ज्यादा आपकी क्वालिटी इंप्रूव हो rather than going somewhere else. राइट? तो हमारे भी कंपटीशन है, एवरीवेयर यू हैव कंपटीशन. तो कंपटीशन क्या करता है? आपकी क्वालिटी को इंप्रूव करता है.
तो यहां लिखिए बेनिफिट्स ऑफ कंपटीशन लिखिए, ठीक है ना। तो आपकी क्वालिटी को क्या करता है, इंप्रूव करता है। देन वी हैव पॉइंट नंबर डी विच इज कॉस्ट सेविंग। पॉइंट नंबर डी क्या है आपका, कॉस्ट सेव करता है ये। आप अगर अच्छे क्वालिटी के सामान बनाओगे, बल्क में बनाओगे, अच्छा आपके आपके कस्टमर्स आपको लेके जाएंगे, मोर एंड मोर प्रोडक्शन होगा, बल्क में प्रोडक्शन होगा, तो क्या होगा, आपका कॉस्ट भी आपका उसमें सेव होता है, ठीक है। देन यू हैव अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स इन अबंडेंस। अबंडेंस मतलब बहुत सारे गुड्स अवेलेबल है। बहुत सारे गुड्स कैसे अवेलेबल है, आज मैं अगर सिर्फ आपको पढ़ाऊंगी, आपके पास चॉइस है क्या? Do you have choice? You do not have choice. But if there are a lot of teachers, you have choice. You have a lot of choice, जिसमें से आप एक चूज कर सकते हो, राइट? जो सबसे अच्छा पढ़ाता है आप उसके पास जा सकते हो, तो आपके पास चॉइसेस रहती है। तो क्या लिखेंगे हम, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स इन अबंडेंस। फिर क्या लिखोगे, नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ ट्रेड। फ्रीडम ऑफ ट्रेड देता है आपको कंपटीशन, ठीक है ना। अपनी मर्जी से आप जो मन चाहे बेच सकते हो, सेल कर सकते हो, जितना जैसा जो चाहे, क्योंकि कंपटीशन का मतलब ही हो गया कि जितने ज्यादा लोग आएंगे उतना ज्यादा बेटर। अगर सपोज कंपटीशन ना हो और सिर्फ मैं एक लौती टीचर पढ़ाऊं, सिर्फ मैं अकेले, और बाकी टीचर्स को रेस्ट्रिक्ट कर दूं कि नहीं सिर्फ मैं पढ़ा सकती हूँ, तो कंपटीशन रहेगा क्या? नहीं। कंपटीशन कब रहेगा, जब फ्रीडम ऑफ ट्रेड रहेगा। कोई भी आ सकता है, कोई भी पढ़ा सकता है आप लोगों को, कोई भी अपनी मर्जी से ट्यूशंस दे सकता है, क्लासेस दे सकता है। एक फ्रीडम है कुछ भी करने का, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने का, कोई भी प्रोफेशन स्टार्ट करने का, कोई भी सर्विसेज देने का, राइट। एक फ्रीडम ऑफ ट्रेड रहता है आपको। फिर क्या लिखोगे आपका, इसमें एक और लास्ट है आपका प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी तो आपको पता है, प्राइस स्टेबिलिटी कंपटीशन कैसे इंप्रूव करता है। अगर सपोज सिर्फ मैं टीचर होती तो मैं जितने मन चाहे पैसे आपसे लेती और आपको न चाहते हुए भी देना पड़ता। क्यों देना पड़ता? क्योंकि आपको पता है कि यू डू नॉट हैव अ चॉइस। बट सिंस देयर इज अ कंपटीशन, देयर आर लॉट ऑफ पीपल टीचिंग यू, तो आपके पास चॉइस है। आपको अच्छे से पता है कि अगर ये मैम ज्यादा पैसे लेगी तो मैं किसी और के पास चला जाऊंगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो एक प्राइस में स्टेबिलिटी रहता है। मैं मुंह मांगे दाम आपसे नहीं मांग सकती, मैं जितना चाहूं उतना अपना मिसयूज नहीं कर सकती अपने मोनोपोली का। समझ में आया ना? तो आपका एक तरीके से प्राइस में स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। फिर एक और चीज क्या है, पनिशेस द लगार्ड्स। लगार्ड्स मतलब लेड बैक, जो एफर्ट्स डालना नहीं चाहते, जो सोचते हैं कि ठीक है ना, हो जाएगा ना, इस तरीके का जिसका एटीट्यूड है, उनको क्या करता है, पनिश करता है। पनिशेस द लगार्ड्स, ठीक है। जो लेट लतीफ होते हैं ना, जिनको हम लेट लतीफ कहते हैं, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर। इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे आपको क्या करना है, टाइप्स ऑफ कंपटीशन। क्या है नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ कंपटीशन। जल्दी जल्दी करवाऊंगी और एकदम डिटेल में करवाऊंगी, आपको इसके अलावा कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दिस इज मोर देन इनफ। नाउ टाइप्स ऑफ कंपटीशन के अंदर आपका दो चीज आता है, देखो प्लीज दो चीज क्या क्या है। एक है आपका डायरेक्ट कंपटीशन, डायरेक्ट कंपटीशन, और एक है आपका इनडायरेक्ट कंपटीशन, ठीक है ना। इनडायरेक्ट कंपटीशन, डायरेक्ट कंपटीशन एंड इनडायरेक्ट कंपटीशन। अब व्हाट इज डायरेक्ट कंपटीशन, प्लीज यहां नोट करना। अब जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल समझाती हूँ। एग्जांपल लिखते हैं पेप्सी, कोको कोला। अब दोनों ही आपको ड्रिंक्स देते हैं ना, दोनों ही आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स देते हैं। इन दोनों के बीच में डायरेक्ट कंपटीशन है, बिकॉज दे आर सेलिंग द सेम प्रोडक्ट। डायरेक्ट कंपटीशन हो गया जब दो कॉम्पिटिटर्स, दो बिजनेसमैन सेम प्रोडक्ट को बेचते हैं, सेम प्रोडक्ट को, तो वो हो गया आपका डायरेक्ट कंपटीशन। तो क्या लिखोगे इसमें, प्रोडक्ट्स दैट परफॉर्म, लिखो प्लीज, प्रोडक्ट्स that performs the same function। दोनों ही सॉफ्ट ड्रिंक है, दोनों ही एक तरीके का फंक्शन करता है, सेम फंक्शन, compete against each other, against each other। समझ में आया? तो ऐसे प्रोडक्ट जो सेम काम करते हैं और आपस में compete करते हैं, क्लियर? तो उसको हम डायरेक्ट कंपटीशन कहते हैं, जैसे कि पेप्सी, कोको कोला, क्लियर?
अब इनडायरेक्ट कंपटीशन क्या होता है, इसका एग्जांपल देखना प्लीज, इसका एग्जांपल देखना क्या होता है। तो इनडायरेक्ट कंपटीशन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत अच्छा सा रेस्टोरेंट है, डाइनिंग रेस्टोरेंट है, ठीक है ना। अब ये जो रेस्टोरेंट है इसका कंपटीशन दूसरे रेस्टोरेंट के साथ है कि नहीं है, तो अदर रेस्टोरेंट्स के साथ तो है ही, ये हो गया डायरेक्ट कंपटीशन, राइट। लेकिन इसका कंपटीशन एक और है, जो फास्ट फूड बेचते हैं ना, फास्ट फूड वाले जो फास्ट फूड के ठेले लगाते हैं, वो भी तो एक तरीके से हो गया सुपरमार्केट में जो फ्रोजन फूड्स बेचते हैं, फ्रोजन फूड्स, ये भी तो एक तरीके से इनका इनडायरेक्ट कंपटीशन हुआ। देखो डाइनिंग रेस्टोरेंट में ना आपको क्या मिलता है, पका हुआ खाना अच्छे से गरम गरम दिया जाता है, लेकिन फ्रोजन फूड्स क्या करते हैं, हम लेके जाते हैं, पैकेट फूड जो होता है वो हम घर ले जाके उसको बना लेते हैं। तो एक तरीके से अगर आप बोलो तो डाइनिंग रेस्टोरेंट का जो बाहर जाके हम खाते थे, अगर वही चीज हमको फ्रोजन करके घर पे मिल जाए तो एक तरीके से ये हमारा इनडायरेक्ट कंपटीशन हुआ ना। तो ये आपका इनडायरेक्ट कंपटीशन कहलाता है। क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट कंपटीशन। समझ में आया आपको, समझ में आया ना, इनडायरेक्ट कंपटीशन लिखेंगे यहाँ पे हम। आई होप यू ऑल आर नोटिंग विथ मी, ठीक है। इसको हम इनडायरेक्ट कंपटीशन कहते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिखोगे, प्रोडक्ट्स, प्लीज लिखो प्रोडक्ट्स that are close substitutes for one another। मतलब सब्सटीट्यूट्स है, अगर बाहर का खाना रेस्टोरेंट बंद है तो चलो भैया पैकेट फूड ले आओ, समझ में आया, तो ठेले वाले से खा लेते हैं, समझ में आया। तो वो एक तरीके से क्या है, आपका सब्सटीट्यूट है, ठीक है, फॉर वन अनदर एंड दे कम्पीट विद ईच अदर, ठीक है ना, और वो कम्पीट करते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया इनडायरेक्ट कंपटीशन, यहां तक आपका खत्म। नेक्स्ट अब आपको क्या पढ़ना है, कंपटीशन एक्ट क्या करता है, क्यों बनाया गया है, वगैरह वगैरह। सो इंट्रोडक्शन पार्ट ले लेते हैं जल्दी से, ठीक है। कोई भी डाउट होने से प्लीज डू फील फ्री टू कमेंट, ओके, बिकॉज आई टेक द डाउट्स इंस्टेंटली। हाँ, इंस्टेंटली भी नहीं तो एटलीस्ट अराउंड within 6 to 7 hours I generally answer the doubts। सो आप आराम से मुझे क्वेश्चंस कर सकते हो जिसको भी समझ में नहीं आया है, या फिर कुछ भी आपको डाउट्स है, या कोई स्पेशल लेक्चर्स आपको चाहिए कि मैम ये टॉपिक में लेक्चर बना दो, तो वो भी बनाने को मैं रेडी हूँ। प्लीज लेट मी नो, ठीक है। बस मई में एग्जाम क्लियर कर लेना, मई में नहीं, अब तो जून हो गया है, तो क्लियर कर लेना ना। तो अब देखो कंपटीशन कमीशन ये जो है ये सेटअप क्यों हुआ था, तो प्लीज राइट कंपटीशन कमीशन was set up to create and sustain। मैंने क्या बोला था आपको, समझाया था क्लास के स्टार्टिंग में, to create and sustain fair competition in the economy। मतलब क्या हो गया, एक फेयर और अच्छा कंपटीशन चले, कोई अनफेयर एडवांटेज ना ले ले, इसको मेंटेन करने के लिए हमने क्या बनाया है, कंपटीशन कमीशन का निर्माण किया है, एस्टैब्लिश किया है इसको। क्लियर। नेक्स्ट क्या लिखोगे आप, इट इज दिस लॉ इज अ टूल to implement and enforce competition policy and to prevent and punish anti-competitive business practices। समझ में आया आपको कि ये एक टूल है जो क्या करेगा, जो कंपटीशन पॉलिसी को इन्फोर्स करेगा, जो अच्छे अच्छे पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करवाने में हेल्प करेगा, और साथ ही जो लोग गलत तरीके से
कंपटीशन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, कंपटीशन में एंटी कॉम्पिटिटिव वे में काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनको हम क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे और पनिश करेंगे। समझ में आया? उनको हम प्रिवेंट और पनिश करेंगे, जो भी आपके एंटी कॉम्पिटिटिव बिजनेस प्रैक्टिसेस है। क्या? नेक्स्ट चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो अभी मैं लिखवा रही हूँ, ये आपकी बुक से लिया गया है। दिस एक्ट प्रोहिबिट्स anti-competitive अग्रीमेंट आप नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट का मतलब, जैसे मैंने आपको बोला भाई साहब आप इधर ट्रेड नहीं कर सकते, मतलब ये पूरे बेंगलुरु में आप कहीं भी आप क्या नहीं कर सकते, आप कहीं भी इस सामान को बेच नहीं सकते। तो मैंने आपको रेस्ट्रिक्ट कर लिया, क्या मेरा ये अधिकार है? एम आई अलाउड टू डू दैट? नो, आई एम नॉट अलाउड टू डू दैट। और आपने ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ा होगा, यू कैन नॉट रेस्ट्रिक्ट समवन फॉर लाइफ टाइम to restrict someone for lifetime to do something. Okay, this act prohibits anti-competitive agreement and also abuse of dominant position by enterprises and regulates combinations। मतलब क्या हो गया? अब सपोज फॉर एग्जांपल एक एरिया है जहां पे मेरा थोड़ा होल्ड है, थोड़ा डोमिनेंट पोजीशन है, तो मैं क्या कर रही हूँ ना, मैं उसका गलत इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं उसका अब्यूज कर रही हूँ, मतलब आई एम मिसयूजिंग इट। अब्यूज का मतलब क्या हो गया? आई एम मिसयूजिंग माय डोमिनेंट पोजीशंस इन अ सर्टन मैनर। लाइक मैं किसी को धमका रही हूँ, मैं किसी को काम नहीं करने दे रही ठीक से, या मैं क्या कर रही हूँ, मैं इतना ज्यादा मेरा होल्ड है कि मैं कस्टमर्स को स्नैच कर रही हूँ, सॉलिसिट कर रही हूँ गलत तरीके से। तो ये सारी जो अब्यूजेस है ना, वो आप नहीं कर सकते। अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन आप नहीं कर सकते बाय एनी एंटरप्राइज, कोई एक सिंगल एंटरप्राइज। और आपको मिलके काम करना पड़ेगा, मतलब कि अगर सपोज आपके एरिया में आपके लाइन के बहुत सारे बिजनेसमैन है, तो उन सबको मिलके कॉम्बिनेशन में काम करना पड़ेगा। रेगुलेट करता है सीसीआई वो चीज। आप अकेले डोमिनेंट पोजीशन को यूज करके आप किसी का भी मिसयूज नहीं कर सकते, कोई भी गलत अनफेयर एडवांटेज नहीं ले सकते अपनी पोजीशन का। ये सारी चीजों को क्या करता है? प्रिवेंट करता है हमारा सीसीआई। क्या समझ में आया ना? इजी। नाउ अब आप आगे क्या लिखोगे? इसका एस्टैब्लिशमेंट कैसे हुआ था वगैरह वगैरह, तो प्लीज लिखिए। फीचर्स इंट्रोडक्शन में ही आ जाता है ये एक तरीके से, तो यहीं पे रहने देते। लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, थोड़ा सा लाइन छोड़ देना। सीसीआई वॉज स्टैब्लिश्ड। अब स्टैब्लिश्ड कब हुआ था? तो लिखो सीसीआई वॉज स्टैब्लिश्ड, very important to remember, established on 14th October 2003 under which act? Under Competition Act 2002। इसके अंडर ये एक्ट को, ये रेगुलेटरी बॉडी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। कब हुआ था? पहले कॉम्पिटिशन एक्ट आया था विच वॉज इन 2002, और उसके बाद 2003 में क्या आया था? ऑन 14 अक्टूबर क्या आया था? आपका सीसीआई का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, ये रेगुलेटरी बॉडी का। नेक्स्ट लिखो, इट रिप्लेस्ड, पहले इसके पहले क्या था? इसके पहले क्या था? इट रिप्लेस्ड MRTP Act 1969 and hence MRTP dissolved। मेरी बात समझ में आ गई? क्या बोला मैंने बोला कि कंपटीशन एक्ट आया था जरूर 2003 में, लेकिन इसके पहले कौन सा एक्ट था? इसके पहले था आपका एमआरटीपी। एमआरटीपी एक्ट का क्या मतलब हो गया? हाँ, तो
तो मैंने क्या बोला, सीसीआई आया, लेकिन उसके पहले कौन सा एक्ट था, उसके पहले था आपका एमआरटीपी एक्ट 1969, और ये एक्ट के अंदर जो कमीशन था वो कौन सा कमीशन था, एमआरटीपी कमीशन था, और दोनों जन ही क्या हो गए, रिप्लेस हो गए, खत्म हो गए, ठीक है ना। ये एमआरटीपी का फुल फॉर्म क्या है, प्लीज लिखो, एमआरटीपी का फुल फॉर्म है मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी। रेस्ट्रिक्टिव, मैं समझाऊंगी इसका मतलब, ट्रेड पॉलिसी। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? मोनोपोलिस्टिक का मतलब आप अकेले इंसान काम कर रहे हो, क्या ये अलाउड है? क्या आप किसी और को करने नहीं दे रहे? क्या आप ऐसा कर सकते हैं क्या? नो। तो मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्शंस जो है, जो ऐसा पॉलिसी को हम क्या कर रहे हैं, हम रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी एक्ट 1969, तो इसको हटा के क्या कर दिया गया, कंपटीशन कमीशन आपका ये कर दिया गया, ठीक है ना। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया? सॉरी फॉर गेटिंग लिटिल डिस्ट्रैक्टेड, आई वाज जस्ट फाइंडिंग माय नोट्स। चलो लेट्स गो अहेड नाउ, इतना आपको क्लियर हो गया, लेट्स गो अहेड नाउ। अब ये क्या हुआ, सीसीआई इज ऑल्सो, अब इसके बारे में, ये क्या है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है क्या? सीसीआई इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, मैंने आपको समझाया था, अभी कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं हम लॉ में, उसमें मैंने आपको बताया था बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है, कंपनी का मतलब क्या होता है। तो सीसीआई भी आपका एक तरीके से बॉडी कॉर्पोरेट है, हैविंग, प्लीज इसको अच्छे से नोट करना, हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील, मतलब जो कंपनी का फीचर्स है, क्या आपको वही फीचर्स यहां दिखाई दे रहा है? कंपनी का भी परपेचुअल सक्सेशन होता है, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होता है, और एक कॉमन सील होता है। फिर लिखो इसका सेंट्रल ऑफिस कहां है, इसका सेंट्रल ऑफिस कहां है बच्चा, इसका सेंट्रल ऑफिस है न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में इसका सेंट्रल ऑफिस है। देन राइट, इट कंसिस्ट ऑफ, इसका कॉम्पोजिशन, इसका कॉम्पोजिशन क्या क्या है, जैसे हमने सेबी का कॉम्पोजिशन किया था, तो इसका कॉम्पोजिशन क्या है, 1 चेयरमैन and 6 members appointed by CG, समझ में आया? 6 members appointed by CG, ये इसका क्या है, कॉम्पोजिशन है। ओके, हाँ इतना हो गया। नेक्स्ट में चलते हैं जल्दी से, ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, नाउ प्लीज राइट ऑब्जेक्टिव्स of CCI। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सीसीआई क्यों बना है, बस वही सारी चीजें आपको लिखनी है, बहुत इजी है, जल्दी से देखो। टू प्रिवेंट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, तो ये क्या करेगा, ये प्रिवेंट करेगा, किसको प्रिवेंट करेगा, प्रिवेंट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स मतलब गलत इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट्स ऑन कंपटीशन, जो कंपटीशन को हार्म करेगा, भले कैसा ही पॉलिसी क्यों ना हो, ऐसा कोई भी चीज जो कंपटीशन को हार्म करेगा, उन सबको ये प्रिवेंट करेगा, ठीक है। मूव अहेड, टू प्रमोट एंड सस्टेन द कंपटीशन, क्या करेगा ये, प्रमोट करेगा और सस्टेन करेगा कंपटीशन को, एंड सस्टेन कंपटीशन, ठीक है ना, कंपटीशन को सस्टेन करेगा। नेक्स्ट क्या है देखो प्लीज, टू प्रोटेक्ट, अब एक बात बताओ, कंपटीशन मैम क्या सिर्फ कंपटीशन के लिए बना है, ये वाला कमीशन सिर्फ कंपटीशन के लिए बना है? नहीं, ये कंज्यूमर्स के लिए भी बना है। कंज्यूमर्स के लिए क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, प्रोटेक्ट्स इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, मतलब आप हम हमारे साथ कुछ गलत ना हो, ये भी आपका कंपटीशन कमीशन देखता है, ठीक है। फिर क्या करता है, टू इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ये इंश्योर करता है कि सबको आजादी से काम करने का मौका मिले, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, और कोई रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज न लगाई जाए, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस न हो, ठीक है। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव्स याद रहेंगे। तो टू प्रिवेंट एनी एडवर्स इफेक्ट्स, टू प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन, कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है और इंश्योर करता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, इजी।
लेट्स मूव फर्दर। रोल्स, लास्ट टॉपिक्स है, बस छोटे छोटे और टॉपिक्स है, फिर हम आगे जाएंगे। रोल्स ऑफ सीसीआई। अब सीसीआई का रोल क्या है, प्लीज ये पॉइंट वाइज लिखते हैं जल्दी से। सीसीआई का रोल क्या है? नंबर 1 लिखो, इंश्योर हेल्दी एंड फेयर कंपटीशन। हेल्दी और फेयर कंपटीशन के लिए इंश्योर करता है। सेकंड क्या है? मार्केट्स को, मेकिंग मार्केट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ कस्टमर्स, फॉर द बेनिफिट, हमारे लिए, कस्टमर्स को बेनिफिट हो, कस्टमर्स को कम से कम दाम में क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिले। वो कैसे पॉसिबल है? कंपटीशन से पॉसिबल है ना। तो मेकिंग मार्केट्स फॉर द बेनिफिट्स ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखो प्लीज। नेक्स्ट लिखो, इम्प्लीमेंटिंग, ये हमने कर लिया है, मैं पॉइंट वाइज लिखवा रही हूं क्योंकि आपको ध्यान में रहे। इम्प्लीमेंटिंग कंपटीशन पॉलिसीज, हमने ऊपर किया था ना, कंपटीशन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करवाता है ये आपका कंपटीशन कमीशन, राइट, हमने ऊपर किया है अभी। नेक्स्ट लिखो, ensures smooth functioning of competition and regulatory laws। समझ में आया? इसको इंश्योर करता है। और एक और लास्ट लिखो, स्प्रेड्स इंफॉर्मेशन for the benefit of stakeholders। बेनिफिट ऑफ स्टेक होल्डर्स का मतलब क्या होता है, प्लीज यहां ध्यान से सुनना। स्टेक होल्डर्स और शेयर होल्डर्स में मैंने आपको डिफरेंस समझाया है। स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है, आज आप कोई भी चीज में अगर इंटरेस्टेड हो, आज आप मेरी क्लास में इंटरेस्टेड हो, यू आर अ स्टेक होल्डर फॉर माई क्लास। वाई? बिकॉज आपका रिस्क यहाँ पे है। अगर मैंने आपको गलत पढ़ा दिया या मैंने कुछ गलती कर दी तो वो रिस्क आपको भुगतना पड़ेगा। तो स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है ऐसा कोई भी इंसान जिसका रिस्क इन्वॉल्व है, जो रिस्क ले रहा है बाय इन्वेस्टिंग इन योर इंटरप्राइज, बाय इन्वेस्टिंग इन योर बिजनेस। मेरी बात समझ में आ गई? तो हम कंज्यूमर्स जो होते हैं, हमारा भी तो रिस्क है ना। आज हम पैसे लेके कुछ खरीद रहे हैं तो हम भी, हमारा रिस्क है, हमारा पैसे की बर्बादी है अगर हमें क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे। तो इव ऑल द पीपल जिसका रिस्क एसोसिएटेड होता है विद द एंटरप्राइज, तो उन सबको हम स्टेक होल्डर्स कहते हैं। तो वो क्या करता है? इंफॉर्मेशन स्प्रेड करता है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स, मतलब कि जितने जनों को उस एंटरप्राइज से, जिसके बारे में, उस बिजनेस से इंफॉर्मेशन चाहिए, वो सारी इंफॉर्मेशन वो क्या करता है? कमीशन वाला देता है। क्लियर? ठीक है ना। अब इसी के अंदर लिखो कि वो बिजनेस फैसिलिटेटर कैसे है। हाउ इज अ कंपटीशन कमीशन अ बिजनेस फैसिलिटेटर? बिजनेस फैसिलिटेशन कैसे करता है वो? ठीक है, नंबर 1 लिखो कि वो क्या करता है? अनफेयर प्रैक्टिसेस को प्रोटेक्ट करता है, अनफेयर प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट करता है। तो लिखो अनफेयर प्रैक्टिसेस को वो क्या करता है? प्रिवेंट करता है। ऐसे ही लिख लो बस, छोटा छोटा। फिर वो क्या करता है? बाय प्रोमोट करता है कंपटीशन को। प्रोमोट करता है कंपटीशन को कैसे? अब्यूज, डोमिनेंस पोजीशन का अब्यूज रोक के। ठीक है, तो क्या लिखोगे? बाय प्रिवेंटिंग अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, डोमिनेंस लिख लो। फिर वो क्या करता है? वो इंश्योर करता है कि लार्ज और स्मॉल एंटरप्राइज साथ में को एग्जिस्ट कर पाए, वरना लार्जर एंटरप्राइज तो स्मॉलर को खा जाएगा। तो वो क्या करता है? को एग्जिस्टेंस इंश्योर करता है, इंश्योर्स को एग्जिस्टिंग ऑफ लार्जर एंड स्मॉलर एंटरप्राइज। समझ में आया?
तो ये सारी चीजें क्या करता है आपका सीसीआई करता है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। क्या हम आगे बढ़े? अब हम आगे बढ़ते हैं आईआरडीए के साथ। ठीक है, आईआरडीए में मूव ऑन करते हैं। आईआरडी के फुल फॉर्म क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है ना, ये इसका फुल फॉर्म है। तो ये जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? सेबी पढ़ा, आरबीआई पढ़ा, हमने अभी सीसीआई पढ़ा, राइट। तो आगे अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? इंश्योरेंस रेगुलेटरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो आपका इंश्योरेंस एजेंट्स, आज आप इंश्योरेंस में प्रीमियम भर रहे हो, वो आपका मेहनत का कमाई है। आप प्रीमियम भर रहे हो तो बदले में आपको जब मेच्योरिटी के टाइम पे पैसा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, आपका गलत फायदा ना उठाया जाए, ये सारी चीजों को कौन देखता है? आपका ये रेगुलेटरी बॉडी देखता है। तो इसमें हम तक पढ़ने वाले हैं, प्लीज यहां ध्यान से देखिए। इट इज एन एपेक्स, तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, प्लीज लिखो। इट इज एन एपेक्स स्टैट्यूटरी, इट इज एन एपेक्स स्टैट्यूटरी बॉडी it regulates and develops इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया। ये किसका काम क्या है? ये रेगुलेट करता है और डेवलप करता है इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया। समझ में आया? नेक्स्ट क्या करोगे? इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? स्टैब्लिश्ड लिखो। स्टैब्लिश्ड कब हुआ था? स्टैब्लिश हुआ था ये ऑन 14 अक्टूबर। देखो 14 अक्टूबर, क्या आपको ये ऐसा लग रहा है क्या 14 अक्टूबर का डेट हमने पढ़ा है? क्या आपको ये दिख रहा है? इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था बच्चा? यहां देखो 14 अक्टूबर सीसीआई का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, रिमेंबर 2003। और आईआरडीए का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? लिखो आईआरडीए एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 14 अक्टूबर 2003। ये भी आपका 14 अक्टूबर 2003 को एस्टैब्लिश हुआ था अंडर द आईआरडीए एक्ट। फोर्टीन अक्टूबर ना, ये आपका थोड़ा मुझे सॉरी, इसको थोड़ा रब करते हैं बिकॉज आपके बुक में भी मेंशन नहीं है। आई डू नॉट वांट टू कंफ्यूज यू ऑल। तो यहां पे लिखो इन द ईयर 1999 ये एस्टैब्लिश हुआ था अंडर द एक्ट। विच एक्ट? कौन से एक्ट के अंदर हुआ था? अंडर द एक्ट आईआरडीए एक्ट। ठीक है, तो यहां पे लिखो अंडर आईआरडीए एक्ट 1999 ये एस्टैब्लिश हुआ था। ठीक है ना, तो यहां पे लिखो ये इट वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1999 अंडर द एक्ट आईआरडीए। क्लियर? समझ में आ गया? ये भी आपका एक ऑटोनोमस बॉडी है। ये क्या है? ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। ये आपका एक ऑटोनोमस बॉडी है। फिर लिखो कि इसके जो पॉलिसी होल्डर्स है, ये क्या करते हैं? इसका कॉम्पोजिशन करते हैं। पहले कॉम्पोजिशन क्या क्या है इसका? कॉम्पोजिशन समझते हो कि इसका
कौन से मेंबर्स इसके हैं, तो जल्दी से लिखो, इसके कॉम्पोजिशंस लिखो प्लीज। कॉम्पोजिशन में आता है इसका नंबर 1 आपका चेयरमैन, 1 चेयरमैन आता ही है। फिर आपका नंबर 2 आता है नॉट मोर देन 5 होल टाइम मेंबर्स एंड नॉट मोर देन 4 पार्ट टाइम मेंबर्स, ऑल आर अपॉइंटेड बाय, तो लिखो नॉट मोर देन 5 होल टाइम मेंबर्स, और लिखो एक और लिखो नॉट मोर देन 4 पार्ट टाइम मेंबर्स, और इन दोनों को अपॉइंट कौन करेगा, इन सबको अपॉइंट कौन करेगा, बोथ अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। समझ में आया, अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये आपने नोट कर लिया, नॉट मोर देन 5 होल टाइम डायरेक्टर्स, नॉट मोर देन 4 पार्ट टाइम डायरेक्टर्स, और इसको अपॉइंट कौन करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगा। नेक्स्ट लिखो एफडीआई की लिमिट इंश्योरेंस सेक्टर में, इसके अंदर इस इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की लिमिट कितनी है, एफडीआई समझते हो, अभी फिलहाल इसकी लिमिट कितनी है, तो लिखो यहां पे एफडीआई की लिमिट अभी फिलहाल है 49% इन इंश्योरेंस सेक्टर, इन इंश्योरेंस सेक्टर। एफडीआई समझते हो ना, मैंने लास्ट क्लास में करवाया था, एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर के आदमी कितना परसेंटेज तक आपका इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड दैट इज नाउ 49%, आपका सिर्फ इन्वेस्टमेंट अलाउड है इन द एफडीआई सेक्टर। समझ में आया, इन द इंश्योरेंस सेक्टर एफडीआई बाहर का इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना अलाउड है, 49% अलाउड है। नेक्स्ट क्या लिखोगे, नेक्स्ट लिखो ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स में लिखो टू प्रोटेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स, मतलब आप में जिसके पास इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस की पॉलिसी है, उसका इंटरेस्ट को ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट लिखो to promote and regulate, to regulate and promote the growth of इंश्योरेंस एजेंट इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री को ग्रोथ करवाना, राइट, ये भी तो इसी का काम है, तो वो ये चीज करवाता है। नेक्स्ट लिखो स्पीडी सेटलमेंट्स, क्या लिखोगे, स्पीडी सेटलमेंट्स, मतलब कि इतने सारे क्लेम्स होंगे, उनको स्पीडली क्लेम को आपको आराम से जल्दी जल्दी आपको क्लेम मिल जाए। स्पीडी सेटलमेंट ऑफ जेन्युइन क्लेम्स, जेन्युइन मतलब जो जेन्युइन होंगे, जो झूठे होंगे उनको थोड़ी ना दिया जाएगा, तो जो जेन्युइन क्लेम्स होंगे उनको जल्दी जल्दी मिल जाए। फिर लिखो एक्शन अगेंस्ट inadequate standards, समझ में आया, inadequate standards, समझ में आया, एक्शन अगेंस्ट inadequate standards। फिर क्या लिखोगे, bring about optimum amount of self regulation, मतलब कि बेटर सेल्फ रेगुलेशन के लिए वो क्या करेगा, अच्छा सेल्फ सफिशिएंट, अच्छा सा ऑप्टिमम एंड एफिशिएंटली, ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ सेल्फ रेगुलेशन, देखो ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ सेल्फ रेगुलेशन, समझ में आ गया। तो यहां तक आपको क्लियर है कि स्पीडी सेटलमेंट ऑफ जेन्युइन क्लेम्स, एक्शन अगेंस्ट इनएडिक्वेट स्टैंडर्ड्स, अगर कुछ भी ऐसा गलत होता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। अगर आपको सेल्फ रेगुलेट कर पाए, ऐसा बेहतर बनाने के लिए वो इनिशिएटिव लेगा
कि आप खुद से रेगुलेट कर पाओ, बहुत अच्छे से सारी चीजें को रेगुलेट कर पाओ। समझ में आया ना इंश्योरेंस इंडस्ट्री। नेक्स्ट राइट पावर्स ऑफ IRDA। क्या लिखोगे? पावर्स ऑफ IRDAI। पावर्स में बहुत सारी पावर्स है, जल्दी जल्दी लिखते हैं कि क्या क्या है। ठीक है, नंबर 1 पावर्स मतलब IRDA क्या क्या कर सकता है। तो क्या क्या कर सकता है? वो एप्लीकेशन को इशू करने में इशू करवाएगा, इशू द एप्लीकेशन एंड मॉडिफाई इट, और मॉडिफाई करने में भी हेल्प करेगा। तो शॉर्ट में लिखो, एप्लीकेशन को इशू और मॉडिफाई करने के का पावर है इसके पास। नेक्स्ट लिखो, क्या करेगा इसके पास, किसका पावर है? इंटरेस्ट ऑफ, प्रोटेक्ट करने का। किसका? प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ, ऊपर लिखवाया है मैंने, वही चीज यहां पे लिखवा रही हूं। इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, पॉलिसी होल्डर्स का इंटरेस्ट को क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? specifying, very important, specifying the qualifications of intermediaries and agent। मतलब क्या हो गया? मतलब क्या कोई भी इंश्योरेंस एजेंट बन सकता है क्या? किसी को भी इंश्योरेंस एजेंट बना दे क्या? नहीं, उन्हीं को बनाएंगे जिनके पास क्वालिफिकेशन होगा, और वो क्वालिफिकेशन कौन डिसाइड करेगा? आपका IRDA। समझ में आया ना। तो नंबर 1 अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, प्लीज वापस से रिपीट कर दूंगी, एक बार लिख लेते हैं पहले। फिर क्या है? नेक्स्ट क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट को स्पेसिफाई करना। स्पेसिफाइंग कोड ऑफ कंडक्ट, कैसे क्या बिहेव करना है। स्पेसिफाइंग कोड ऑफ कंडक्ट फॉर एवरीवन, जो भी है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? लेविंग फीस एंड अदर चार्जेस अंडर दिस एक्ट। लेवी करेगा फीस और एंड अदर चार्जेस, ये भी कौन बताएगा? IRDA बताएगा। एंड अदर चार्जेस, ये भी आपको IRDA बताएगा। ये बहुत ही सिंपल है, एक बार रीडिंग करोगे आपको हो जाएगा। फिर क्या है? कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कॉल करेगा। कॉलिंग फॉर इन्फो फ्रॉम किससे? फ्रॉम इंटरमीडियरीज एंड इंश्योरर्स, जो इंश्योरर एजेंट्स है ना उससे और इंटरमीडियरी से, उनसे क्या करेगा? ये इंफॉर्मेशन निकलवाएगा, राइट, इंफॉर्मेशन मंगवाएगा। नेक्स्ट क्या है? देखो प्लीज, नेक्स्ट है स्पेसिफाइंग द मैनर इन विच बुक्स ऑफ अकाउंट शैल बी मेंटेन्ड। तो क्या करेगा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन करेगा? स्पेसिफाई करेगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन होगा वो स्पेसिफाई किया जाएगा। फिर क्या है? रेगुलेटिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, रेगुलेटिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। आपके बुक में बहुत लंबे लंबे लाइंस है, इसको शॉर्ट बना के यहाँ पे लिखा गया है, तो इसी को रीडिंग करोगे आपको समझ में आ जाएगा। फिर क्या है? रेगुलेटिंग मेंटेनेंस ऑफ मार्जिन ऑफ इंसॉल्वेंसी। मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे बैंक में हमने CCR पढ़ा था ना, कैश रिजर्व रेशियो हमने पढ़ा था, रिमेंबर? कैश रिजर्व रेशियो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। वैसे ही इंश्योरेंस एजेंट, इंश्योरेंस कंपनीज को मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी रखना पड़ता है, एक अमाउंट रखना पड़ता है, उसको इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो उस मार्जिन को रेगुलेट कौन करेगा? ये IRDA। तो रेगुलेट्स मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी, इतना पैसा आपको रखना पड़ेगा, ऐसा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? डिस्प्यूट्स को हैंडल करना। एब्जुकेटिंग मतलब कि जुडिशियली, ये क्या करेगा? डिस्प्यूट्स को हैंडल करेगा। एजुकेशन मतलब जजिंग करना। एजुकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स, अगर कोई भी लड़ाई हो, कुछ भी हो, तो उसको डील कौन करेगा? आपका IRDA डील करेगा। नेक्स्ट क्या है? स्पेसिफाइंग द फंक्शनिंग ऑफ टैरिफ एडवाइजरी कमिटी, ये इंपॉर्टेंट है। टैरिफ एडवाइजरी कमिटी को ये क्या करेगा? ट्रैफिक लिख दिया मैंने। टैरिफ एडवाइजरी कमिटी को क्या करेगा? सुपरवाइज करेगा इसका। टैरिफ एडवाइजरी कमिटी करता क्या है? कितना इंश्योरेंस प्रीमियम लेना है, उसके साथ कितना मैच्योरिटी मिलेगा, ये सारा डिसीजन कौन करता है? आपका टैरिफ एडवाइजरी कमिटी करता है कि कितना इंश्योरेंस लेने से कितना प्रीमियम भरना पड़ेगा। ये सारी चीजें जो मैथमेटिकली होता है, वो सारी चीजों को सुपरवाइज कौन करेगा? आपका IRDA करेगा। क्लियर?
नेक्स्ट क्या लिखना है आपको, स्पेसिफाई करेगा परसेंटेज ऑफ, स्पेसिफाई परसेंटेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, कि कितना लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस चाहिए, जैसे एक लिमिट होता है ना, एक टारगेट होता है ना, ये सारी चीजें कौन करेगा, आपका IRDA एंड जनरल इंश्योरेंस बिजनेस, एंड जनरल इंश्योरेंस बिजनेस, ये सारा कौन बताएगा, आपका IRDA बताएगा। तो अभी तक अगर मैं इसको हाईलाइट करूं कि हमने क्या क्या किया है, तो प्लीज देखो यहां पे, हमने क्या क्या पढ़ा यहाँ पे, हमने पढ़ा कि सबसे पहले वो एप्लीकेशन को इशू एंड मॉडिफाई करेगा, फिर वो प्रोटेक्ट करेगा इंटरेस्ट ऑफ द इंश्योरेंस होल्डर, फिर वो क्वालिफिकेशन को स्पेसिफाई करेगा कि कौन सा किसका क्या क्या क्वालिफिकेशन, कैसे अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम के पहले रिवाइज करने में इजी हो, फिर वो स्पेसिफाई करेगा कोड ऑफ कंडक्ट, फिर वो लेवी करेगा फीस को, फिर वो इंफॉर्मेशन मंगवाएगा फ्रॉम इंश्योरेंस एंड इंश्योरर्स एंड इंटरमीडियरीज, फिर वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन करना है वो बताएगा, फिर वो रेगुलेट करेगा इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, फिर वो मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी को भी रेगुलेट करेगा और मेंटेन करेगा, है ना, फिर वो क्या करेगा, वो एजुकेशन करेगा डिस्प्यूट्स को हैंडल करेगा, TAAC को, टैरिफ एडवाइजरी कमिटी को सुपरवाइज करेगा, परसेंटेज डिसाइड करेगा ऑफ द बिजनेस, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का या जनरल इंश्योरेंस बिजनेस का परसेंटेज वो डिसाइड करेगा। तो पावर समझ में आ गया आपको, ठीक है ना। तो ये था आपका अभी तक का हमने जो जो पढ़ा, आपका पावर्स ऑफ द इंश्योरेंस IRDA। लेट्स मूव विद द लास्ट टॉपिक जो है आपका नबार्ड, नबार्ड की तरफ मूव करते हैं। बहुत ही इजी सा टॉपिक है, बहुत ही लास्ट टॉपिक है और फिर ये आपका फिनिश हो जाएगा। नबार्ड आपका फंडिंग इंस्टीट्यूशन में आता है, किसमें आता है, फंडिंग इंस्टीट्यूशन में आता है, ये फंडिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर आता है, ये एक तरीके से फंड्स प्रोवाइड करता है टू द एक इंडियन डेवलपमेंट, टू द रूरल सेक्टर्स को, एग्रीकल्चर के लिए, इन सारी चीजों के लिए वो फंड्स प्रोवाइड करता है। नबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, नबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, इसको हम नबार्ड कहते हैं, इसको हम नबार्ड कहते हैं। क्या, तो इसमें क्या क्या चीज है, जल्दी जल्दी इसके पॉइंट वाइज, इसका भी हम लोग पॉइंट वाइज लिख लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या चीज पढ़ना है। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। नंबर 1 लिखो प्लीज, ये भी आपका एक एपेक्स मतलब सुप्रीम, एपेक्स डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, एपेक्स डेवलपमेंट बैंक। ये डेवलपमेंट क्यों लिखवा रही हूं मैं, बाकी सब डेवलप्ड है, बाकी सब सिर्फ फाइनेंसेस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये हेल्प करता है एक तरीके से फर्दर डेवलपिंग इंडस्ट्रीज, डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है ये। क्लियर, नेक्स्ट क्या लिखोगे, नेक्स्ट लिखो कि ये स्टैब्लिश कब हुआ था, स्टैब्लिश हुआ था ये 12 जुलाई को, I don't know why don't they provide all these things। देखो 12 जुलाई को ये स्टैब्लिश हुआ था ना, 1982 को अंडर नबार्ड एक्ट 1981। समझ में आया, तो ये स्टैब्लिश हुआ था 12 जुलाई को नबार्ड एक्ट 1981 के अंदर। पहले एक्ट आया था, उसके बाद ये बॉडी सेटअप हुई थी 1982 को। क्लियर, लेट्स बिगिन, लेट्स मूव ऑन देन। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। कहाँ है, मुंबई में है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है कि ये करता क्या है, व्हाट डज दिस बैंक डू बेसिकली। तो 3-4 पॉइंट्स है जो आपके पैरा में लिखा हुआ है, एक तरीके से रोल मान लो या मेन इनिशिएटिव, पॉइंट वाइज हम लोग लिखते हैं ताकि आपको याद करने में इजी हो। तो जल्दी से मेरे साथ साथ लिखो, इनिशिएटिव क्या क्या लिया था इसने, इनिशिएटिव्स क्या क्या है, गोल्स क्या क्या है, एम्स क्या क्या है इसका, ठीक है ना। नंबर 1 क्या करता है ये, SHG
बैंक लिंकेज प्रोग्राम करवाता है, लिंकेज प्रोग्राम करवाता है। ये भी आपका एक तरीके से रूरल डेवलपमेंट ही है, ठीक है। एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम करवाता है, 1000 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके ये करता है। फिर है आपका ट्री बेस्ड ट्राइबल कम्युनिटीज का लाइवलीहुड देखता है। देखो बाकी बैंक्स ये सब नहीं करती, लेकिन ये करती है कम्युनिटीज का लाइवलीहुड। लाइवलीहुड मतलब कि जीने का एक तरीके से सहारा, सहारा बनता है। ट्री बेस्ड मतलब कि जो कहाँ रहते हैं, वाइल्ड में रहते हैं, वाइल्डरनेस में रहते हैं, तो उसका ये इनिशिएटिव लेता है, ठीक है ना, इनिशिएटिव लेता है। नेक्स्ट क्या है, नंबर 3 लिखो, वाटर शेड अप्रोच। ये इसने क्या एक और चीज किया है, वाटर शेड अप्रोच इन सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, एंड वाटर कंजर्वेशन को भी इसने इनिशिएट किया है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको रीडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा। ये सारी चीजें इसने किया है, इनिशिएटिव लिया है। फिर इसने क्या किया, नंबर 4 लिखो, क्रॉप प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया है, इंक्रीज्ड क्रॉप प्रोडक्टिविटी। इसमें भी ये हेल्प करती है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्या है, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोग्राम, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोग्राम, इसमें भी वो हेल्प करती है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, प्लीज यहां देखिए। हमने पढ़ा कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये डेवलपमेंट के लिए काम करती है, और उस डेवलपमेंट में इसने कितने सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, इसने 5 इनिशिएटिव्स लिए हैं। एक इसने एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम, जहां पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस मिलके छोटे छोटे बैंक्स को हेल्प करती है और बहुत सारे फाइनेंसेस को प्रोवाइड करती है। ट्री बेस्ड ट्राइबल कम्युनिटी जो है, उनका लाइवलीहुड को वो हेल्प करती है टू, ताकि जी पाए, उनको पैसा दे पाए, फाइनेंशियली हेल्प कर पाए। वाटरशेड अप्रोच, इसने सॉइल और वाटर कंजर्वेशन में हेल्प किया है, इसने क्रॉप प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में हेल्प किया है, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट को कैसे अच्छा किया जाए, इसका प्रोग्राम को इनिशिएट इसने किया है। समझ में आया, इतना तक समझ में आ गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि और नाबार्ड क्या क्या करता है, नाबार्ड का और फंक्शंस एंड रोल्स क्या है। तो लिखो नाबार्ड फंक्शंस एंड रोल्स लिखो। फंक्शंस एंड रोल ऑफ नाबार्ड, ठीक है, एक ही में हो जाएगा, थोड़ा सा और बचा हुआ है, फंक्शंस एंड रोल्स ऑफ नाबार्ड। इसको भी पॉइंट वाइज लिखेंगे। नंबर 1 लिखो, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट institution which looks after the development of cottage industry। कॉटेज इंडस्ट्री समझते हो, जो छोटे छोटे घरों में काम करते हैं ना, घर की औरतें काम करती है, उस तरीके का छोटा छोटा गांव में जनरली होता है, जैसे कि बैग्स बनाना, जैसे कि कोई डब्बा बनाना, इस तरीके का जो जूट का काम होता है, कॉटेज इंडस्ट्रीज, ठीक है। स्मॉल इंडस्ट्रीज, एंड विलेज इंडस्ट्री। ये सारा क्या करता है, ये हेल्प करता है फॉर द डेवलपमेंट, उसका हेल्प करता है डेवलपमेंट होने में। क्या, नेक्स्ट आगे मूव ऑन करते हैं। ये क्या करता है, प्रोवाइड्स इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन क्रेडिट to various development activities in the rural sector।
एक्टिविटीज इन द रूरल सेक्टर। तो क्या किया, मैं वापस से आपको रिवाइज करवाऊंगी, पहले समझ लो खाली। और क्या करता है, कोऑर्डिनेट्स the rural financing activities of all institutions engaged in development work, जो भी आपका डेवलपमेंट का काम करता है, डेवलपमेंट का काम करता है। नेक्स्ट क्या लिखोगे, मतलब कि जितने भी रूरल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, किसी को पैसा चाहिए, किसी को फाइनेंशियली हेल्प चाहिए, तो वो सारी चीजें जो जितने भी इंस्टीट्यूशंस देते हैं उनको वो कोऑर्डिनेट करके चलता है। समझ में आया। नेक्स्ट क्या लिखोगे, कीप्स अ चेक ऑन क्लाइंट इंस्टीट्यूट्स, कीप्स चेक ऑन क्लाइंट इंस्टीट्यूट्स। क्लाइंट इंस्टीट्यूट मतलब जो भी इनसे पैसा लेता है, सपोज मेरे को डेवलपमेंट करवाना है तो मैंने इससे आके पैसा लिया, तो ये मेरे पे नजर रखता है, चेक रखता है कि क्या मैं पैसों का सही इस्तेमाल कर रही हूँ, क्या ठीक से काम हो रहा है क्या, तो वो सारी चीजें भी आपका नाबार्ड देखता है। ठीक है, मॉनिटर्स एंड इवैल्यूएट्स प्रोजेक्ट्स फाइनेंस्ड बाय रीफाइनेंस्ड बाय इट। रीफाइनेंस मतलब कि एक बार तो पैसा लेके चली गई मैं, फिर से मुझे दोबारा पैसा चाहिए, तो वो क्या करता है, फिर वो मॉनिटर करता है, इवैल्यूएट करता है कि वापस से पैसा जो ले रहे हैं क्या वो ठीक से यूज होगा, नहीं होगा, कितना काम करता है, वो सारी चीजों को भी वो क्या करता है, देखता है। नेक्स्ट क्या लिखोगे, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लिखो यहाँ पे रीफाइनेंसेस द institutions which finances the rural sector। मतलब क्या हो गया कि वो ऐसे इंस्टीट्यूशंस को भी पैसा देता है जो रूरल सेक्टर को पैसा देता है। मेरी बात समझ में आ गई। अगर मैं सपोज रूरल सेक्टर को पैसा दे रही हूं, मैंने अपना एक इंस्टीट्यूशन खोला है तो वो मुझे पैसा देगा, तो रीफाइनेंसेस द इंस्टीट्यूशंस व्हिच फाइनेंसेस द रूरल सेक्टर, व्हिच फाइनेंसेस द रूरल सेक्टर। क्लियर, इतना समझ में आया, इजी है, याद करने में आपको बहुत कम टाइम लगेगा। नेक्स्ट लिखो, regulates institutions which finances the rural sector, which finances the rural sector, है ना, उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है, देखता है ठीक से दे रहा है पैसा, नहीं दे रहा है, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट तो चार्ज नहीं कर रहा है, सही से इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर लिखो लास्ट 2 पॉइंट्स है, प्रोवाइड्स ट्रेनिंग फैसिलिटीज, provides training facilities to the institutions working in the field of रूरल डेवलपमेंट। जो भी रूरल डेवलपमेंट में काम कर रहा है, अगर उनको कोई ट्रेनिंग चाहिए तो वो ट्रेनिंग भी आपको ये देती है, और ट्रेनिंग फैसिलिटीज भी वो प्रोवाइड करती है। समझ में आया। I know there is a lot of theory here, but you need to understand. When you learn, you need to understand, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। इसीलिए पॉइंट वाइज दिखवा रही हूँ ताकि एग्जाम के पहले बस 5 सेकेंड्स लगे और आपका रिविजन हो जाए। Regulates the cooperative banks, लास्ट पॉइंट है, लिखो regulates the cooperative bank and manages talent acquisition थ्रू एग्जाम्स। मैं बताती हूँ कौन से एग्जाम्स होते हैं। अब देखो आपने ना आईबीपीएस का एग्जाम सुना होगा,
सुना है कभी एसबीआई का एग्जाम का? गवर्नमेंट जॉब्स के लिए बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, उसमें से एक एग्जाम है आपका एसएससी, फिर आईबीपीएस है। ये सारे एग्जाम्स जो है ना, ये आपका ये सारे यहाँ पे जॉब मिले आपको नाबार्ड में, अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको एक आईबीपीएस एग्जाम देना पड़ता है, उसके बाद आपको नाबार्ड में जॉब मिल सकता है। तो ये टैलेंट को भी ये एक्विजिशन करता है, उसको भी मेंटेन करता है इस एग्जामिनेशन के थ्रू। समझ में आ गया? समझ में आ गया? थ्रू आईबीपीएस, तो लिखो थ्रू आईबीपीएस। आईबीपीएस सीडब्ल्यूई है। हाँ, नेक्स्ट क्या है? लास्ट पॉइंट लिखो, लास्ट पॉइंट लिखो, इट refinances to state cooperative agriculture and rural development banks, जैसे कि कौन सा SCARDS, ये बैंक्स है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स जैसे कि SCBS, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स लिख लो प्लीज। और क्या है? रीजनल रूरल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स लिखो, रीजनल रूरल बैंक्स लिख लो, मेरे साथ साथ मैं बोल रही हूं। फिर आपका कमर्शियल बैंक्स अप्रूव्ड बाय आरबीआई, इन सबको ये क्या करता है? अप्रूव्ड बाय आरबीआई, इन सबको ये क्या करता है? इन सबको ये प्रोवाइड करता है फाइनेंसेस। तो यहीं पे आपका नाबार्ड कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। एक बार नाबार्ड को रिवाइज कर लेते हैं कि नाबार्ड क्या क्या काम करता है। तो यहां देखो प्लीज, फंक्शंस क्या क्या है नाबार्ड का। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। ये लुक आफ्टर करता है कॉटेज इंडस्ट्री को, स्मॉल इंडस्ट्री को, विलेज इंडस्ट्री को। ये प्रोवाइड करता है इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन क्रेडिट प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करता है? टू वेरियस डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन द रूरल सेक्टर। फिर ये कोऑर्डिनेट करता है रूरल फाइनेंसिंग को, एक्टिविटीज को ऑफ ऑल द इंस्टीट्यूशंस। जो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है उसको ये क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है। फिर ये चेक रखता है ऑन द क्लाइंट, जो भी आपसे पैसा ले रहा है क्या वो ठीक से यूज कर रहा है, उस पर चेक रखता है। फिर ये इवैल्यूएट करता है प्रोजेक्ट्स को जिसको इसने फाइनेंस दिया है। फिर ये बाकी इंस्टीट्यूशंस जो अलग से फाइनेंस देते हैं रूरल सेक्टर को, उसको रीफाइनेंस को, उसको भी ये क्या करता है? पैसा देता है। फिर ये रेगुलेट करता है इंस्टीट्यूशंस जो फाइनेंसेस देते हैं। फिर ये ट्रेनिंग फैसिलिटीज भी देता है। और फिर ये क्या करता है? ये रेगुलेट करता है कोऑपरेटिव बैंक्स को और टैलेंट एक्विजिशन करता है थ्रू एग्जाम। कौन सा एग्जाम? आईबीपीएस। फिर ये और क्या क्या करता है? देखो, इट रीफाइनेंसेस द स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स, जैसे कि ये इन सबको ये रीफाइनेंस करता है। समझ में आ गया आपको? तो मैंने आपका सारा यहाँ पे कंप्लीट करा दिया है। जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी आपके पॉइंट्स थे, उसको मैंने शॉर्ट करके यहाँ पे आपको लिखवा दिया है। आई होप आपको अब आपके पास प्रॉपर नोट्स बने हैं, इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा एंड देन आई एम वेरी श्योर कि चैप्टर नंबर 5 आपका खत्म हो चुका है। इससे 10 मार्क्स तो आते ही हैं। ऑल द चैप्टर्स कॉन्स्टिट्यूट इक्वल मार्क्स वेटेज, आपको पता होगा। तो प्लीज प्रिपेयर वेल एंड आई नो यू ऑल विल डू अमेजिंगली गुड। ओके, सो अच्छे से क्लास को देखिए, अच्छे से समझिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट, मैं ट्राई करूंगी टू सॉल्व इट within hours. Okay, thank you so much everyone. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज काइंडली सब्सक्राइब. Please share my lecture with all your friends if you liked my efforts. So please do motivate me through your likes and through your subscription. Thank you so much everyone. See you in the next class. Bye bye.